गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो सारे टॉपिक्स को पहले हिंदी में देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है चार देव धाम देवस्थानम बोर्ड। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को विड्रॉ करेगी और उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड को भी अबॉलिश कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया था वहाँ पर। इस एक्ट को त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सीएम थे तब लेकर आया गया था इस बिल को। और इसमें जो आपके चार धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, और उनके साथ 39 और मंदिरों को एक श्राइन बोर्ड के अंदर डाल दिया गया था। ठीक है, जिस श्राइन बोर्ड के जो है चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होंगे और मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स वाइस चेयरमैन होंगे और 2 एमएलए गंगोत्री और यमुनोत्री के मेंबर होंगे बोर्ड में, और चीफ सेक्रेटरी भी उस बोर्ड के मेंबर होंगे। ठीक है, तो अब एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा इस बोर्ड का। और इस बोर्ड में एक तरह से 53 टेम्पल्स को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, आपके जो बद्रीनाथ, ये जो चार मेन धाम है, चार धाम है, इनको तो इंक्लूड किया ही हुआ था। अब इस बोर्ड को इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि जितनी भी मंदिर से रिलेटेड जितनी भी पावर्स और जो मैनेजमेंट की पावर्स हैं वो सारी इस बोर्ड को दे दी गई थी। ठीक है, फिर जो है आपका बजट फॉर्मुलेशन, एक्सपेंडिचर सैंक्शन करना, जो भी आपको डोनेशंस आ रही हैं सेफ कस्टडी उसकी रखना, प्रिवेंशन, फंड्स की मैनेजमेंट करना, जो भी ज्वेलरी है, प्रॉपर्टीज़ है, सिक्योरिटीज़ है, सारी कुछ जो उसकी मैनेजमेंट की पावर्स हैं वो सारी इस बोर्ड को दे दी गई थी। ठीक है, तो इससे पहले एक आपका श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ एक्ट होता था। वो बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ दोनों की जो है मैनेजमेंट देखता था। वो भी उस टाइम पर भी एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पर्सन जो थे वो उसके सीईओ होते थे। लेकिन इसको 2019 में ये एक्ट लेके आया गया और जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर उनको भी इस बोर्ड में डाल दिया गया। लेकिन उसका प्रोटेस्ट होने लगा क्योंकि जो वहाँ के प्रीस्ट और जो पंडाज और ये आपके रवाल थे ये कह रहे थे कि एक तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर रही है इस पूरे एरिया को और डोनेशंस को, तो हमको इन मंदिरों को फ्री कराना ज़रूरी है। और वो इसलिए वहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू बन गया। वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके अगेंस्ट हो गए इस एक्ट के, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारे प्रीस्ट बोल रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। तो गवर्नमेंट ने अब एक्ट किया है। गवर्नमेंट को इवन जो है उनकी सेंट्रल पार्टी लीडरशिप ने भी इसके लिए कुछ बोला और जो है अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने जो इसको है विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा न्यूज़ में चल रहा है आजकल ये। तो ये चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड, अब इसी के जैसी डिमांड सारी स्टेट्स में उठ रही हैं कि जितने भी मंदिरों पे गवर्नमेंट्स का, खासकर जो साउथ के मंदिर हैं तमिलनाडु, केरला वगैरह में, वहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं जो वहाँ के श्राइन बोर्ड होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये हर जगह डिमांड उठेगी अब से कि जो टेम्पल्स की जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट से छीन कर वापस जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में या मतलब एक तरह से उस कम्युनिटी को वापस दे दी जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सस्पेंशन ऑफ एमपीज। तो भी आपको पता है 12 राज्यसभा के एमपीज को सस्पेंड करने के लिए मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने एक अप्रूवल मांगा है हाउस से। अब अप्रूवल क्यों मांगा है, सस्पेंड डायरेक्ट क्यों नहीं हुए, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, तो रीज़न क्या होता है एक एमपी को सस्पेंड करने का, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनकी ड्यूटी होती है कि वो ऑर्डर मेंटेन करके रखें। ठीक है, और उनके पास ये पावर होती है वो किसी भी मेंबर को विड्रॉ करने को कह सकते हैं हाउस से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या रूल्स कहते हैं। ठीक है, तो रूल्स अब लोकसभा के केस में क्या रूल्स हैं। तो रूल नंबर 373 जो है वो कहता है कि अगर स्पीकर को ऐसा लग रहा है कि किसी मेंबर का कंडक्ट डिसऑर्डरली है तो वो उस मेंबर को इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए कह सकता है कि आप जो है अभी इसी वक्त चले जाओ या फिर आप पूरे दिन के लिए चले जाओ, ये स्पीकर बोल सकता है। ठीक है, और रूल 374 भी कहता है कि अगर कोई मेंबर डिसरिगार्ड कर रहा है अथॉरिटी ऑफ द चेयर को तो उस मेंबर का नाम लेकर उसको सस्पेंड कर सकते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, फिर 374 ए में जो है ये 374 ए है जो है आपका लोकसभा के रूल बुक में दिसंबर 2001 में लाया गया था ताकि एक तरह से सस्पेंशन की जो पावर्स हैं वो लोकसभा स्पीकर के पास लाई जा सकें। ठीक है, अब अगर कोई बहुत ग्रेव डिसऑर्डर कर रहा है, आपके वेल के ऊपर चढ़ गया है हाउस के और उस पर अब्यूज़ कर रहा है जो है रूल्स ऑफ द हाउस को, तो
जो है उस पर्सन को स्पीकर जो है वो नाम जैसे ही लेंगे ऑटोमेटिकली कहेंगे सस्पेंड करने के लिए, तो उसको 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स के लिए या फिर पूरे के पूरे सेशन के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो लोकसभा के रूल्स कहते हैं, अब हम राज्यसभा के रूल्स को भी देखते हैं। तो राज्यसभा के रूल्स में भी ऐसे ही नंबर 255 जो रूल बुक है राज्यसभा की, उसमें कहा जा सकता है कि जो है आपके चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैं, वो किसी भी मेंबर को विड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं कि वो हाउस से विड्रॉ कर लें, ठीक है। विड्रॉ करने का मतलब होता है कि आप इस टाइम जो सीटिंग चल रही है वहां से आप चले जाओ, ठीक है। लेकिन स्पीकर की तरह सस्पेंड करने की पावर जो है वो राज्यसभा चेयरमैन के पास नहीं है, ठीक है। याद रखो ये बात कि सस्पेंड करने की पावर राज्यसभा चेयरमैन के पास नहीं है, वो सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है, ठीक है। अब जो है फिर सस्पेंड कैसे किया जाएगा किसी भी राज्यसभा एमपी को, जैसे हम देख रहे हैं ना 12 एमपीज के लिए जो है ये बात हो रही है, तो उसके लिए हाउस को मोशन लाना पड़ता है। तभी तो आपको देखो ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कह रहे हैं ना कि अप्रूवल ऑफ द हाउस चाहिए हमें 12 राज्यसभा एमपीज को सस्पेंड करने के लिए। तो इसमें यही होता है कि एक मोशन को अडॉप्ट कर सकता है हाउस जो है कुछ मेंबर्स को या फिर किसी एक मेंबर को सस्पेंड करने के लिए, ठीक है। और उसकी सस्पेंशन को टर्मिनेट करने के लिए भी वही हाउस जो है वो एक मोशन अडॉप्ट कर सकता है। इन केसेस में राज्यसभा चेयरमैन का रोल नहीं होता, ठीक है। तो क्या ये फेयर होता है एमपीज को सस्पेंड करना, या फिर एमपीज के साथ ऐसा जो एमपीज ऐसा करते हैं तो उसके लिए सस्पेंशन क्या एक सही रास्ता है? तो अभी जो है ये कहा जाता है, दो तरह की डिबेट्स है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम हाउस को चलाना है, हाउस को लॉर्ड करना नहीं है, मतलब उसके ऊपर अथॉरिटी जमा के बैठना नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सस्पेंशन के खिलाफ हैं वो ये एक आर्गुमेंट देते हैं, लेकिन जो लोग इसके फेवर में हैं वो कहते हैं कि आपको इलेक्ट किया गया है डिस्कशंस के लिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप होल्ड करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके वहाँ पर अनरूली बिहेवियर करोगे, वहाँ आप अब्यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो इसी के लिए ही जो है एक स्पीकर थे पहले हमारे, उन्होंने बोला था कि जब भी ऐसा कोई अगर घटिया बिहेवियर कर रहा हो तो जितने भी कैमराज हैं उसको उस पर्सन के ऊपर कर देना चाहिए, ताकि उधर उस जिस जिस कम्युनिटी को या जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के लोग देख सके कि उन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो इलेक्ट करके हाउस पे भेजा है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है BGR-34। तो BGR-34 एक आयुष ड्रग है, ये एक आयुर्वेदिक ड्रग है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज में जो है वो अवेलेबल कराया गया है, 2015 से ये अवेलेबल कराया गया है। तो ये न्यूज़ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अभी आयुष जो है आपके मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया है कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी वेरी क्यों करती है। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि इसकी अवेलेबिलिटी इतनी वेरी क्यों करती है, कई जगह पर ये अवेलेबल है, कई जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज में उस हिसाब से अवेलेबल होगा जिस हिसाब से वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ या जो भी आपकी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने जिस हिसाब से प्रोक्योरमेंट कर रखी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है टेंडरिंग करनी पड़ती है, इस मेडिसिन को के कैटेगरी को जो है लाइसेंस करवाना पड़ता है और उसकी टेंडरिंग करनी पड़ती है, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो टेंडर्स के थ्रू ही इंश्योर की जा सकती है, ठीक है। तो इस केस में स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर या PSUs के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आती है कि वो इस ड्रग को अवेलेबल करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो क्या ये ड्रग है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। तो इसको नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बनाया है, जो कि आपकी CSIR की दोनों ये इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव है, और इसके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं जैसे कि जो बाकी ड्रग्स के होते हैं आपके एलोपैथिक ड्रग्स के, ठीक है। इसमें हर्बल रिसोर्सेज में से 34 ऐसे फाइटो कॉन्स्टिट्यूट्स लिए गए हैं, मतलब मटेरियल लिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है बेसिकली ये ड्रग, और ये बहुत ही सस्ता है, 5 रुपये की इसकी एक टैबलेट है। और आपको पता है वैसे तो डायबिटीज़ की टैबलेट बहुत महंगी आती हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 रुपये की पर टैबलेट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पश्मीना। तो पश्मीना वूल के प्रोडक्ट्स जो कि वैसे अभी सिर्फ लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही अवेलेबल है, अब कहा जा रहा है कि वो वाराणसी में भी कुछ टाइम में अवेलेबल होंगे। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उन्होंने 4 खादी इंस्टीट्यूशंस वाराणसी और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है उनको रोप इन किया है, और कहा है कि वो रॉ पश्मीना वूल जो है वो उपलब्ध कराएंगे, प्रोसेस करेंगे और उसको वूलन फैब्रिक में जो है वो वीव करेंगे, ठीक है।
तो पश्मीना वूल आपको पता है बहुत फेमस एक कश्मीरी वूल है। इसको सबसे पहली बार कश्मीर में ही वोव किया गया था और ये आपके चांगथांग प्लेट्यू जो तिब्बत में है वहाँ से आई है ये वूल, ठीक है। कश्मीरी एक गोट है, पश्मीना गोट, ये वहीं से आई है और इसकी शॉल्स बनाई जाती हैं। कश्मीर नेपाल में बहुत फेमस है, इसको हाथ से बनाया जाता है। और जो इसके पश्मीना वूल बनाते हैं, जो जो एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी ऑफ पीपल है, उनको हम कहते हैं चांगपा, ठीक है। तो ये पश्मीना गोट है जो कि आपके लद्दाख रीजन में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। और ये आपके चांगथांगी गोट है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसका बहुत ही थिक जो है अंडर कोट होता है और इसी से ही जो है ये कश्मीरी पश्मीना वूल बनाई जाती है। और ये जनरली इसको जो है वो आपकी चांगबा कम्युनिटी जो है, जैसा हमने आपको बताया कि वो इसको डोमेस्टिकेट करती हैं, नोमैडिक कम्युनिटी है ये एक। और ये चांगथांग, लेह लद्दाख इस रीजन में ये गोट की जो है वो डोमेस्टिकेशन की जाती है और इसका जो है वो यूज़ किया जाता है इस जो है शॉल्स को बनाने के लिए या फैब्रिक को बनाने के लिए, ठीक है। तो केवीआईसी भी आपको पता है एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाई है, 1956 का एक एक्ट है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है, ठीक है। 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल स्टेटस दे दिया था ताकि इनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, खाद्य के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डिवीजन ऑफ असेट्स बिटवीन उत्तराखंड एंड यूपी। तो आपको पता है साल 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में से निकलकर एक अलग राज्य बना दिया गया था। तो तब से दोनों स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट है कि कौन से असेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो कैसे डिवाइड किए जाएंगे दोनों स्टेट्स के बीच में। तो अब जो है उत्तराखंड जो है वो ये कहता है कि इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, फॉरेस्ट, फूड सप्लाईज, टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी मद्देनज़र जो है अभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है वो उन्होंने भी मीटिंग की थी और अपने जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और जो है उत्तराखंड के लीडर्स कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत उत्तराखंड को बनाया गया था, उसमें कहा गया था कि जिस एरिया में भी स्टेट के जिस एरिया में जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो उसी स्टेट को उसको ओन करेगी, ठीक है। जैसे कि मतलब जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, जब उत्तराखंड उसका पार्ट था, तो जो उत्तराखंड वाला रीजन था वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कह रहा था कि जिस हिसाब से बॉर्डर आप काटोगे, जो स्टेट बनाओगे, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी रह गई तो वो उसी स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ग्राउंड पर नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश है उधर उन्होंने ऐसी 41 कनाल्स हैं जो कि निकलती भी हैं और बैक फ्लो भी बैक वो उत्तराखंड में ही होती हैं, उनको उस कनाल्स का कंट्रोल अभी भी उत्तर प्रदेश ही करता है। जैसे कि टहरी डैम, नानक सागर डैम, बैगुल डैम, तुमारिया डैम, हरिद्वार का अलकनंदा गेस्ट हाउस, ये सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश अभी तक कंट्रोल कर रहा है। तो इसके रिलेटेड डिस्प्यूट ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। अब न्यू एग्रीमेंट जो इन दोनों सीएम के बीच में हुआ है वो कहता है कि अगले 15 दिन के अंदर जो है जॉइंट सर्वे कराया जाएगा ऐसे लैंड का और बिल्डिंग्स का जो कि उत्तराखंड में अवेलेबल है और लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। तो अब जो है उत्तर प्रदेश ने ये भी परमिशन ग्रांट कर दी है कि टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपकी धौरा, बैगुल, नानक सागर में जो है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में और अपर गंगा कनाल में रुड़की में उसको अलाउ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने उत्तराखंड को अलाउ कर दिया कि आप ये एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो अभी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब एक पर्सन को अपनी जेब से कितना खर्च करना पड़ता है हेल्थ के लिए, वो देखा गया है कि ये बहुत कम हो गया है। इवन जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड फॉरेन एड आती थी वो भी बहुत कम हो गई है। तो ये नेशनल हेल्थ अकाउंट्स ने एक एस्टिमेट दिया है 2017-18 का। इसमें ये कहा गया है कि इसलिए इतना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विसेज की लोग यूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज की कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर टोटल जीडीपी के मुकाबले बहुत बढ़ाया है। जैसा कि पहले वो 1.15% था, उसको बढ़ाकर 1.35% कर दिया गया है। और इवन जो है
आपका गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में है उस वो भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? टोटल हेल्थ आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है ना टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो उसमें जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका शेयर भी इंक्रीज़ हुआ है। इवन पर कैपिटा टर्म्स में भी अगर हम देखें तो भी गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। अब ये रिपोर्ट जो है ये 5th रिपोर्ट है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर जो है वो बनाकर देता है, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है? अब ये रिपोर्ट कैसे तैयार करता है, कुछ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आपके सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स द्वारा जो है वो बनाए गए हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ये अकाउंटिंग फ्रेमवर्क आपके हेल्थ को के सिस्टम को एस्टिमेट्स करने का। और ये जो है आपके इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स किसने प्रोवाइड किए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ सोशल मीडिया अगेंस्ट ट्रोल्स। तो अभी आपको पता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बिल तैयार किया है जिसके अंदर सोशल मीडिया कंपनीज को अकाउंटेबल बनाया गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है वो उसके पब्लिशर हैं, ठीक है? तो अब वो ये क्या इशू है, क्या क्यों ऐसा बिल लेके आया गया है ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो लोगों को ट्रोल से बचाने के लिए ये एक बिल लेके आया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने एक स्टेटमेंट भी रिलीज़ किया है इस बिल को रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनीज को पब्लिशर समझा जाएगा और उनको जो अगर उसके ऊपर कोई डिफेमेटरी कमेंट होगा तो उसको उससे रिलेटेड उनको जो है लाइबल माना जाएगा अगर वो कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है? तो सिमिलर सा एक एक्ट हमारे इंडिया में भी है ना, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज डिजिटल मीडिया एथिक रूल्स, आपको पता ही है। तो ये एक हमारे इंडिया में भी ऐसा सा एक एक्ट है। तो सिमिलर वैसा ही एक जो है एक बिल वहाँ पर भी लाया गया है जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियंस और ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल मीडिया चलाती हैं उनको लीगली उस कंटेंट का पब्लिशर नहीं माना जाएगा जो वहाँ पर वो पोस्ट करती हैं, ठीक है? अब ऑस्ट्रेलियंस के पास एक पावर दी गई है कि वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जो भी अगर उनके खिलाफ कोई डिफेमेटरी मटेरियल पोस्ट किया गया है उनके खिलाफ, तो वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है? वो सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर को एक डिफेमेशन जो आपके जिस पर्सन ने ऑफ कोर्स आई एम सॉरी जिस पर्सन ने कोई घटिया कमेंट किया है या कोई डिफेमेटरी कमेंट किया है उसको नोटिस देने के लिए, डिफेमेशन का नोटिस देने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वो एक कंप्लेंट सिस्टम में कंप्लेंट लॉन्च करेंगे और कहेंगे कि इस ट्रोल ने जो कि एक अननोन आइडेंटिटी के पीछे छुपा है उस पर्सन की इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाए ताकि हम उस पर्सन के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकें, ठीक है? फिर सोशल मीडिया कंपनीज को ये कहा गया है कि आपको उस ट्रोल पर्सन की आइडेंटिटी को बताना पड़ेगा उस पर्सन को जो कि डिफेमेटरी केस करना चाहता है उस पर्सन के ऊपर, ठीक है? तो अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा था कि जो मीडिया कंपनीज हैं उनको लाइबल माना जा सकता है जो कमेंट अगर कोई और उन मीडिया कंपनीज पर पोस्ट करता है, तो ठीक है? सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Char Dham Devasthanam Board. So you may be knowing that there was a political storm in the Uttarakhand politics when Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced the withdrawal of Char Dham Devasthanam Management Act, and with this decision, it will automatically abolish the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Board also, which became a bone of contention between the priests and the government. It created a political storm in the local politics of Uttarakhand. So, what is this act and why it was enacted? So, in December 2019, the Uttarakhand government was headed by Trivendra Singh Rawat ji. He was the chief minister, and he brought this bill, Uttarakhand Char Dham Shrine Management Bill, and it was passed by the state assembly, and it brought the Char Dham of Badrinath, Kedarnath, Gangotri, and Yamunotri, and 49 other temples under the purview of a proposed shrine board. So this shrine board was called Uttarakhand Char Dham Devasthanam Board, and Chief Minister was the chairman. Minister of Religious Affairs was the vice chairman. Two MLAs of Gangotri and Yamunotri were the members along with the chief secretary, and a senior IAS officer was the chief executive officer of this particular board. But there were concerns. We're going to discuss that also. But let's see the structure of this board and what was the mandate of the board before getting into the political controversy. So this almost about 53 temples came under this board along with these four shrines of Badrinath, Kedarnath, Gangotri, and Yamunotri. This board was supposed to be the highest governing body for the management of the temples,
it has the power to it had the power to frame policies, execute provisions of the act, as well as formulate the budget and sanction expenditure for these temples. It also empowered the board to give directions for the safe custody, prevention, and management of funds, valuable securities, and jewelry and property of the which has been vested with the temples. So it was basically a management board which was constituted by the government for the management of the temples. Okay, so earlier there was Sri Badrinath Sri Kedarnath Act of 1939, which was managing the Badrinath and Kedarnath temples, along with other 45 temples. But later on, it was replaced in 2019 with this particular act. But there were protests because priests, pandas, and ravals who were associated with these shrines, they thought that the government was trying to get control of the entire area and donations received by these temples. Even the local political parties, Aam Aadmi Party and Congress Party, saw political opportunity with it, and they sided with the priest and pandas, and they launched an agitation against the government. Even the political parties started promising that if they win the elections of next year, they will abolish this board. So it became a political controversy, and the new chief minister decided, of course, after the concurrence of the central leadership of his party, that this particular board and this particular act must be abolished. Okay, so now it has been abolished, and it has changed the narrative of the Uttarakhand elections once again. Okay, so now let us see the next topic, which is suspension of MPs. So you know that Minister of Parliamentary Affairs has requested the House for approving the suspension of 12 Rajya Sabha MPs for the remainder of the session. So what is the reason for suspending an MP? So because presiding officer of both the Lok Sabha and Rajya Sabha, that is the Speaker of the House as well as the Chairman of Rajya Sabha, have a role and duty to maintain order in that house, and they are empowered to force a member to withdraw from the house if the person is not conducting his behavior properly. So what are the rules under which the presiding officer acts? So basically rule 377 rule 373 of the rules of procedure and conduct of business says that speaker can, if the speaker is of the opinion that any member has acted grossly, I'm sorry, if any member has acted disorderly, or then the speaker may direct such member to withdraw from that house. And it can also the speaker can also ask the member to remain absent during the remainder of the day's sitting. Okay, so speaker can also take recourse to the 374 and 374A rules. So 374 says the speaker can name the member who disregards the authority of the chair, and the speaker can even suspend the member from the house, and he or she can also ask the member to withdraw from the precincts of the house. Okay, so 374A was introduced in 2001 as because it was found that it is important to have a motion, because it was found that it is important to have orderly affairs of the house running. And this article 374A gave powers to the speaker that in case of a grave disorder by a member, in which the member starts obstructing the proceedings of the house by abusing the rules of the house or coming into the well of the house, such member shall be suspended automatically from the service of the house for 5 consecutive sittings or the remainder of the session once the speaker names him or her. Okay, so there are several other rules for Rajya Sabha also. So these rules were basically confined to the Lok Sabha, but there are rules for Rajya Sabha also. So 255 number rule of the rule book says that the chairman of Rajya Sabha can direct a member to withdraw immediately from the house in case the member's behavior is gross disorderly. But you must remember that the Rajya Sabha chairman does not have the power to suspend a member. Okay, like we were seeing here,
in the case of Lok Sabha, rule through 374 and 374A, there is no such rule for Rajya Sabha chairman. The Rajya Sabha suspends a member only after a motion has been adopted by the House for the suspension of a member. That's why we are seeing here that Minister of Parliamentary Affairs is seeking the approval of the House for suspending these 12 Rajya Sabha MPs. Okay, so in case of termination of the suspension of that member, in that case also another motion can be adopted by the House. So in this case, Rajya Sabha chairman cannot suspend a member, but of course in case there is the person or the member is behaving very badly, then in that case the chairman can ask the member to withdraw immediately from the House for the rest of the day. Okay, so there are two arguments when we say is it fair to suspend MPs. So there are two arguments: those who are in favor, those who are not in favor of suspension of MPs, they say that the presiding officer's job is to ensure smooth conduct of proceedings. So it is, so basically the job of the presiding officer is to basically run the House and not to lord over it. Okay, so it cannot become the dictator or the authority to run the House. It just the presiding officer merely needs to ensure smooth conduct of the proceedings. So this is the argument given by those who are opposed to suspension of MPs. But those who favor the suspension of MPs in such cases, they give the argument that the people elect you only for discussion and debate in a democratic value with democratic values, and you do not have the powers to, or do not have the right to misbehave in the House or create disorderly behavior. So even a previous speaker has also suggested that in case such members start behaving or misbehaving, then all the cameras should be focused upon that person, so that people of his or her constituency can see that they have elected such an unruly person as their representative. Okay, so now let us see the next topic, which is BGR 34. So this is basically an Ayurvedic drug which is used to treat type 2 diabetes, and it is available since 2015 in the market. So there was a question from the Union Minister of Ayush from a member of Lok Sabha regarding the availability of this drug. So he has confirmed that the availability of this drug is um, dependent upon the government hospitals and dispensaries in the states, and how the state governments have ensured its availability through the tenders. So basically, this the procurement agencies which are under the state or central governments or under the PSUs, they have the responsibility to make this drug available. So this drug is very cheap as compared to other allopathic drugs which are used in diabetes. That's why the members of parliament are concerned that this drug should be made available widely, so that people can take benefit of this drug. So let us see what is this drug. So this is basically developed by the National Botanical Research Institute and Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, and both of which function under these CSIR. So this drug controls the blood sugar, and it does not have any harmful effects like that of allopathic medicines which have toxicity. So this drug is made up of 34 identified active phytoconstituents which have been taken from herbal resources. Because this drug is very economic, it just costs rupees 5 per tablet, as compared to other diabetes drugs which are very costly in the market. Okay, so now let us see the next topic, which is pashmina. So pashmina wool products, which are very famous in Leh Ladakh and Jammu and Kashmir, will now be made available at Varanasi also. So KVIC, the Khadi and Village Industries Commission, has roped in 4 Khadi institutions from Varanasi and Ghazipur for processing of raw pashmina wool and weaving it further into woolen fabric. So this pashmina wool is Kashmiri wool, and it was of course first woven in Kashmir, and it has originated from Changthang Plateau in Tibet, where this pashmina goat was first found, and it has traveled up to Kashmir and Leh Ladakh region. So the shawls made from this
goat or pashmina basically pashmina goat is called pashmina. I'm sorry, the pashmina, the wool taken from this pashmina goat is used to spun these shawls or weave a fabric out of it. So these pashmina wool is basically hand spun, and it is woven from the very fine Kashmiri fiber. So though the communities or the nomadic tribes which domesticate this pashmina goat is also called changpa. Okay, so this Pashmina goat is domesticated and reared by these nomadic communities of Changpa, and it has revitalized the economy of Changthang, Leh and Ladakh region, because this Pashmina has turned out to be very famous and it has its demand all over the globe. Okay, so about this KVIC, you already know that Khadi and Village Industries Commission enjoys a statutory status because it was formed by an act of parliament in 1956. It falls under the domain of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and in 2006 the Ministry of Commerce accorded them the deemed Export Promotion Council status in 2006. Okay, so now let us see the next topic, which is division of assets between Uttarakhand and UP. So, since the formation of Uttarakhand, there has been a dispute between Uttar Pradesh and Uttarakhand, because you already know that Uttarakhand was a part of Uttar Pradesh earlier. But in 2000, this state was carved out of Uttar Pradesh, and there has been a dispute between the assets and liabilities of these two states. Okay, so there are several assets like irrigation, transport, housing, etc. So, the Uttarakhand leaders say that according to the Uttar Pradesh Reorganization Act, any property should be owned by the state where it is situated, which makes sense. But the UP government is still holding control over 49 canals which flow from and back into Uttarakhand. So the there are several other examples like Tehri Dam, Nanak Sagar Dam, Begul Dam, Tumaria Dam, and Haridwar's Alaknanda Guest House. All these are controlled by Uttarakhand government's departments, even though they are situated in Uttarakhand. So it violates the provisions of Uttar Pradesh Reorganization Act of 2000. So now the Uttarakhand Chief Minister and Uttar Pradesh Chief Minister have met again, and they have reached an agreement over the division of these assets and liabilities. So this new agreement says that official of the two states would meet within the next 15 days to conduct a joint survey of the lands and buildings in Uttarakhand which are being controlled by Uttar Pradesh Irrigation Department, and Uttar Pradesh has even granted permission to Uttarakhand for the conduct of tourism and water sports activities in Dhaura, Begul, Nanak Sagar water bodies, which fall in Singh Nagar district and the Upper Ganga Canal at Roorkee. Okay, so now let us see the next topic, which is out of pocket expenditure. So recently the findings of the national health accounts estimates were released, and it has signaled that out of pocket expenditure as a share of total health expenditure has reduced, and even the foreign aid that we used to get for health has also come down. Okay, so why this out of pocket expenditure of patients or people have come down? So it is saying that there is increased utilization of government services or government health services, and there is also reduction in cost of government health facilities, or reduction in cost of services provided by the government health facilities. That is why there is a decrease in out of pocket expenditure by the patients. So there are several other reasons also. The government health expenditure as in the total GDP of the country has also increased, as well as the share of government health expenditure in the total health expenditure has also increased. In per capita terms also, the government health expenditure has been increasing. So this report is the fifth consecutive NHA report which has been prepared by the National Health Systems Resource Center, which is under the health ministry. And
it takes into account the standards or accounting standards frameworks which has been developed by the World Health Organization. Okay, so now let us see the next topic, which is protection of social media against trolls. So you know that Australian government has recently released a draft to hold social media companies accountable for the content which is posted on their platforms, so as to protect the Australians from the trolls. Okay, so the Prime Minister of Australia's office has released a statement. It says that social media companies will be considered as the publishers, and they can be held liable for the defamatory comments posted on their platforms. So there are certain provisions regarding which using which this liability of social media companies can be established. So this bill is proposing that Australians and Australian organizations which are using these social media pages will not be legally considered as publishers or content for the content posted there. So Australians will be able to file a complaint if, in case they are being defamed by online material. So they will be allowed to file defamation cases against the content posted by, let's say, a troll. So in that case, the social media companies will have to mandatorily establish a standardized complaint system, in which, in case, let's say I have been defamed by a troll on, let's say, Twitter, and I ask Twitter that tell me the identity of this particular troll, because I want to file a defamatory case against that person. Okay, then in that case, Twitter, without letting the troll know that Twitter is sharing his or her identity with me, then they would have to share the identity with me, so that I can file a defamatory against that particular troll. Okay, so what was the need to bring such a bill? Because the Australian High Court recently gave a judgment that media companies could be held liable for the comments that were left by the third parties on these social media pages. Okay, so this necessitated that a bill must be formed by the government, and that's why they have brought this particular bill. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.